guys, this is coach Vipin Thapa and welcome to my another blog। जब भी हम इंडियन फुटबॉल में डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो अक्सर हम आईएसएल, आई लीग या सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की बातें करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो रियल डेवलपमेंट है वो ग्रासरूट यूथ और वुमेन्स फुटबॉल डेवलपमेंट है। जब तक किसी भी देश में ग्रासरूट यूथ और वुमेन्स फुटबॉल डेवलप नहीं होगा, हम रियल में डेवलपमेंट नहीं मानते हैं। और सीनियर लेवल में डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हमारा ग्रासरूट और यूथ फुटबॉल ऊपर उठ के आएगा। इंडिया में बहुत सारी AIFF एक्रेडिटेड एकेडमीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो हम सबको पता है, बट कुछ NGOs हैं जिनका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा जो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और ट्राइबल्स एरिया में, विलेजेस एरिया में और गांव के किसी कस्बे में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही हैं और उनके पास बिना किसी PR प्रमोशन, हाईलाइट या बहुत ज्यादा शोर शराबे के बिना काम कर रही है और जिनका प्रॉपर डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो रियल में इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मृदा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जो मंडला मध्य प्रदेश में है, जो एक ट्राइबल एरिया है जबलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर। और अगर आप उनको सोशल मीडिया के माध्यम से या कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक प्लानिंग के साथ वुमेन्स फुटबॉल डेवलपमेंट, ग्रासरूट डेवलपमेंट और यूथ डेवलपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो उनका स्पेशली वुमेन्स फुटबॉल आप देखेंगे, उनका MP में चैंपियनशिप का विन करना, उनका सुब्रतो मुखर्जी में अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना, बहुत सारे बच्चे जिनके टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनका ग्रुप करके आगे आना। दूसरी में बात करूंगा RKM नारायणपुर की। RKM नारायणपुर छत्तीसगढ़ में है जो बहुत ही अच्छा यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आप उनका स्ट्रक्चर और आप उनका एकेडमिक और जो उनका प्रॉपर यूथ डेवलपमेंट का उनका जो विजन है जो काबिल तारीफ है। तीसरा है YFC रुड़का कला जिसके बारे में आप जानते हैं और उनका भी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं उनके बारे में, क्योंकि जो इनका डेवलपमेंट मॉडल है वो आउटस्टैंडिंग है। बहुत सारी AIFF एक्रेडिटेड एकेडमी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट मैं इस NGOs के बारे में थोड़ा इसलिए आपको हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि ये जब भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये बाहर से प्लेयर हायर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि जब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं इनके अपने ही प्लेयर होते हैं, ये उन्हीं प्लेयर को पार्टिसिपेट करते हैं जो अंडर 6 से अंडर 10 में आए, 10 से जो 12 में आए, 12 से जो। मैं आपको इन NGOs के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि इनका डेवलपमेंट मॉडल बहुत क्लियर है। ये किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बड़े इंश्योर हैं कि जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर है वो इनकी ही NGOs के हैं और इनकी ही जो नीचे के प्लेयर ऊपर आए। दैट मीन्स कि अंडर 10 के प्लेयर अंडर 12 में आए, 12 के प्लेयर इनके 14 में आए, 14 के प्लेयर 16 में आए। दैट मीन्स इनका डेवलपमेंट मॉडल स्टेट के सिस्टम मतलब अपग्रेड सिस्टम पे चलता है। ये किसी भी कॉम्पिटिशन में जाने के लिए बाहर से प्लेयर हायर नहीं करते हैं या अलग से कोई आउटसोर्सिंग से प्लेयर या किसी एजेंसी की तरह प्लेयर लेते हैं। तो इनका अपना ही डेवलपमेंट मॉडल है और रियल डेवलपमेंट ये होता है कि आप जब भी कॉम्पिटिशन में जाए, जिन प्लेयरों पे आपने शुरू से स्टार्टिंग से ग्रासरूट लेवल में काम किया है, जब वो यूथ प्लेयर में आए या यूथ टीम में आए और वो वहां पे परफॉर्म करे थे, किसी भी एकेडमी के लिए या डेवलपमेंट मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ही प्लेयर ऊपर परफॉर्म करें। तो इनका जो जिन NGOs का मैंने नाम लिया है स्पेशली RKM नारायणपुर, YFC रुड़का कला और मृदा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का, इनका डेवलपमेंट मॉडल बहुत क्लियर है। मैं इनको काफी सालों से फॉलो अप करते आ रहा हूं, जबकि मृदा एजुकेशन फाउंडेशन में मैंने काम किया है। इनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और डेवलपमेंट मॉडल बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इनको कंपटीशन विन करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका टैलेंट डेवलपमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही फॉर्मेट अगर इंडिया की सारी एकेडमीज, बहुत सारी एकेडमीज इस फॉर्मेट को फॉलो भी कर रही है, मगर सभी हम अगर इस फॉर्मेट पे काम करें तो नेचुरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। कंपटीशन विन करने से इंपॉर्टेंट टैलेंट डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जापान फुटबॉल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि आज से 30-40 साल पहले जापान का फुटबॉल मॉडल भी उतना अच्छे तरीके से प्रोग्रेसिव मॉडल नहीं था या उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था, बट जापान के फुटबॉल में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट चेंज किया। साथ ही उन्होंने ये इंश्योर किया कि ट्रॉफी विन करने से ज्यादा टैलेंट डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ग्रासरूट यूथ फुटबॉल स्पेशली वुमेन्स फुटबॉल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। दो चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रखी, एक है टैलेंट डेवलपमेंट और दूसरा है कोचिंग एजुकेशन। कोचिंग एजुकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट दोनों बेटर होने से उनका फुटबॉल मॉडल बहुत अच्छा हो गया। आप वहां के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, वहां के स्कूल में फुटबॉल कल्चर है, वहां की पूरी कंट्री फुटबॉल को लेकर इतनी सपोर्टिव है और इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट है कि वो फुटबॉल के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है
जो उनकी कंट्री की फिलॉसफी है फुटबॉल को लेकर, वो आउटस्टैंडिंग है। दूसरा, वहां के कोचिंग एजुकेशन से मतलब यह है कि जो भी कोचेस वहां पे ट्रेनिंग देते हैं वो प्रॉपर वहां के फेडरेशन से कोचिंग एजुकेशन सर्टिफाइड है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको कंट्री का फिलॉसफी पता है कि उनको ट्रेनिंग कैसी करानी है, उनका करिकुलम पूरे कंट्री में सेम है। टैलेंट डेवलपमेंट के लेके वहां पे स्मॉल साइडेड गेम्स, वहां पे यूथ कंपटीशन, वहां का नेशनल लेवल कंपटीशन, आप सोच नहीं सकते हैं कि वहां का एक स्कूल लेवल का कंपटीशन इतना प्रोफेशनलिज्म में कंडक्ट होता है कि जिसकी सराहना करना बहुत जरूरी है। जापान फुटबॉल फेडरेशन को आप जब भी बहुत नजदीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां का जो स्कूल कल्चर है फुटबॉल का, वो इतना ज्यादा मैच्योर दिखता है कि जैसे लगता है कि आप कोई प्रोफेशनल लीग देख रहे हो या आप लगता है किसी आप यूरोप कंट्री की लीग देख रहे हो। इससे ये चलता है पता कि उन्होंने स्कूल फुटबॉल को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। इंडिया को भी इनसे बहुत सीख लेने की जरूरत है और बहुत सारी एकेडमीज हमारी उस मॉडल पे इंडिया में भी काम हो रहा है, जो आप सब जानते हैं। हाल ही में मैंने देखा कि हमारी इंडियन एकेडमी ने जो यूरोप कंट्री में जाके अच्छे कॉम्पिटिशन को विन किया है, वो उसी फॉर्मेट से सिमिलर है कि हमने यूथ फुटबॉल पे और स्कूल लेवल फुटबॉल पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है। अगर सेम जापान के मॉडल की तरह हम भी स्कूल लेवल के फुटबॉल को इतनी इंपॉर्टेंस दें या स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन को इतना फोकस करें, या स्पेशली कोचिंग एजुकेशन, हम ये इंश्योर कर लें कि जो हमारा कोचिंग एजुकेशन है, स्पेशली स्कूल में जो जितने कोचेस हैं उनको प्रॉपर एजुकेट किया जाए। स्कूल लेवल के जितने भी टूर्नामेंट कंडक्ट होते हैं, स्पेशली जैसे अभी देखा हमारा सिर्फ एक ही टूर्नामेंट स्कूल लेवल में ऐसा है, सुब्रतो मुखर्जी कप, जो प्रॉपर एएफएफ से सीआरएस है और एज वेरिफिकेशन होता है। बाकी जितने भी टूर्नामेंट हमारे इंडिया में होते हैं उसको भी एएफएफ के अंडर किया जाए और एएफएफ से एफिलेटेड किया जाए। उससे ये होगा कि जो भी टैलेंट वहां से निकलेगा, हमें वो नेशनल टीम में या फिर हमारी यूथ टीम में हमें उसको ज्यादा से ज्यादा हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्यादा ग्रास रूट पे ध्यान देना है, यूथ डेवलपमेंट में ध्यान देना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें स्कूल को फुटबॉल को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। जब तक आप स्कूल की फुटबॉल को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, और मुझे नहीं लगता कि हम कंट्री के लिए कुछ बेटर कर पाएंगे। आज अगर हम बात करें तो हमें सारे सीनियर नेशनल लेवल के प्लेयर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबके नाम अमूमन याद होते हैं, बट हम जब भी बात करेंगे कि यूथ टीम का कैप्टन कौन है तो हम बता नहीं पाएंगे। वुमेन्स टीम की, सीनियर टीम के बारे में हम सबको पता है कि कहाँ खेल रही, क्या खेल रही, पर यूथ टीम की जब भी बात आएगी हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमें ग्रास रूट लेवल में अच्छा डेवलपमेंट करने की और अच्छा काम करने की, फोकस करने की, और यूथ लेवल के कॉम्पिटिशन को और स्ट्रॉन्ग करने की। एक या दो ही कॉम्पिटिशन क्यों, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन यूथ लेवल में भी होना चाहिए। जितने ज्यादा कॉम्पिटिशन होंगे यूथ प्लेयर को उतना ज्यादा मौका मिलेगा, जितना ज्यादा मैच टाइम मिलेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस टाइम मिलेगा, जितनी एकेडमीज होंगी, हर स्कूल में एकेडमी, जहां भी फुटबॉल फील्ड है या ऐसा, तो खुद वहां एकेडमीज ओपन करनी चाहिए। सीआरएस को एकदम मैंडेटरी कर देना चाहिए। हर टूर्नामेंट में सीआरएस बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन बहुत ध्यान दे कि स्कूल का फुटबॉल, छोटे छोटे टूर्नामेंट हो, टर्फ में फुटबॉल जो हो रहा है उसको भी रिकॉग्नाइज करे, वहां ट्रेनिंग चले। टर्फ भी बहुत हेल्प कर रही है इस समय इंडियन फुटबॉल को। अब लोग कहते हैं कि टर्फ में फुटबॉल का मॉडल खत्म हो रहा है, टर्फ फुटबॉल तो हो रहा है एटलीस्ट, है ना, जिन बच्चों के पास ग्राउंड में कम से कम किसी न किसी माध्यम से खेलते रहे फुटबॉल, और फुटबॉल हो रहा है कहीं ना कहीं, वो भी फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फुटबॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी हो। बहुत सारे प्लेयर तो गलियों में खेलते हैं, नंगे पैर खेलते हैं, या ठीक से जगह भी नहीं थी वहां भी खेलते हैं। तो टर्फ भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां पे फुटबॉल एटलीस्ट हो रहा है। तो मैं जनरली ये कहना चाहता हूं कि फुटबॉल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करें तो हम यूथ डेवलपमेंट, वुमेन्स डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेवलपमेंट को ना भूलें, और स्कूल लेवल पे बहुत ज्यादा ध्यान दें कि स्कूल में अगर फुटबॉल कल्चर एक बार डेवलप हो गया और हमारे टूर्नामेंट जो एक लेवल में कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसे रिकॉग्नाइज से या एएफएफ से सपोर्ट से अगर टूर्नामेंट कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारा इंडियन फुटबॉल बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इनके मुझे नाम पता है। मेरा खुद स्कूल जो कसीगल स्कूल है वो फुटबॉल में बहुत अच्छा सपोर्टिव है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे पे काम करते हैं। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं फुटबॉल में, बट सभी स्कूलों में जहां भी फुटबॉल फील्ड है या ना हो, वहां पे अच्छा काम होना चाहिए। और एज ए कोचिंग एजुकेशन मिनिमम जो लेवल 1 कोर्स है और डी लाइसेंस है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर कोचेस को वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्कूल में कि मिनिमम वो करे, ताकि जितना ज्यादा वो कोचिंग, जितना अच्छी तरीके से कोचिंग फिलॉसफी को समझेगा या कोचिंग मॉडल को समझेगा, वो उतना अच्छा प्लेयर को डेवलप कर पाएगा।
तो अगर हमारा स्कूल लेवल से ही प्लेयर अच्छे लेवल में डेवलप होना, टेक्निकल प्लेयर, टैक्टिकल प्लेयर समझने लगेगा, वो सीजन को कॉन्सेप्ट प्लेयर रहेगा, तो स्कूल फुटबॉल हमारा अच्छा होगा तो कंट्री का फुटबॉल भी अच्छा होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने के लिए कि हम स्कूल लेवल फुटबॉल को डेवलप करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो हमारा एकेडमी सिस्टम उसको फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए। इतना ज्यादा उसको वो इतना क्रिटिकल नहीं करना चाहिए कि हर किसी के लिए मुश्किलें पैदा करे। जो कर सकता है उसको उस लेवल में रखिए, बट हम क्यों नहीं हर स्कूल को ऑफर करते हैं कि आप भी एकेडमी एक्रेडिटेशन कीजिए। हम क्यों वर्कशॉप नहीं करते? डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी क्यों कॉन्फ्रेंस या सेमिनार नहीं होती है? हम इसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं बताते? कुछ ही लोगों को पता हो पाता है, या बाकी लोग को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, या हर स्कूल को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि वो क्यों कर रहे हैं। तो सुब्रतो मुखर्जी कप की बात करेंगे तो हर स्कूल को पता है सुब्रतो मुखर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, किस लेवल का टूर्नामेंट है। तो हमें भी एकेडमी एक्रेडिटेशन को उस लेवल में हर स्कूल को बताना चाहिए। हर स्कूल को लेटर सर्कुलेट करो, आप किसी भी माध्यम से या गवर्नमेंट के सपोर्ट से आप उस एकेडमी एक्रेडिटेशन को आप आगे लाइए और हर स्कूल को इंपॉर्टेंट कीजिए कि एकेडमी एक्रेडिटेशन कीजिए, और कोचिंग एजुकेशन को फ्री कर दीजिए। एटलीस्ट डी लाइसेंस लेवल 1 कोर्स फ्री कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपको लगता है कि ये उनका टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है, वहां से वर्कशॉप कंडक्ट कराइए, और स्कूल लेवल पे आप उनको मैंडेटरी कीजिए करिए। या अगर हमें डेवलप रियल में करना है और हमें सही में डेवलप करना है तो हम उसके रजिस्ट्रेशन क्यों लगा रहे हैं? हम खुद बोलेंगे आप आइए कोर्स करिए, आप जो भी इंटरेस्टेड उनको लाइए ऊपर कोर्स करिए, आप उनको फुटबॉल सिखाइए, आप उनको कोचिंग सिखाइए। उससे दो चीज डेवलपमेंट होगी। अगर अच्छा कोच किसी स्कूल में जाएगा तो डेफिनेटली स्कूल का फुटबॉल अच्छा होगा, प्लेयर डेवलप होगा। जब अच्छा कोच जाएगा, अच्छे प्लेयर डेवलप होंगे तो कंट्री का फुटबॉल स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोचिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्कूल, हर स्टेट में इंपॉर्टेंट कर देना चाहिए, उसकी वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्कूल फुटबॉल हमें बहुत स्ट्रांगली तरीके से उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट करना चाहिए। मैं इस समय उत्तराखंड के देहरादून में हूँ। देहरादून में बहुत सारे इंटर स्कूल होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, और जो सही में एक तारीफ के काबिल है। बट ऐसा को नहीं पता है कि वो टूर्नामेंट कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, या कौन से टैलेंटेड प्लेयर खेल रहे हैं, और कौन सी टीम ने विन किया, कौन सी टीम ने लॉस किया, और कितने टैलेंटेड प्लेयर आए इसमें, ये नंबर ऑफ कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। तो एएफएफ को ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो भी टूर्नामेंट्स हो वो एएफएफ को उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन से टैलेंटेड प्लेयर वहां खेल रहे हैं। किसी भी लेवल पे आप इंडिया में फुटबॉल कहीं भी हो रहा है, आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए फुटबॉल को। इतना इंश्योर कर लीजिए कि जहां भी फुटबॉल हो रहा है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इस विजन के संग अगर काम करेंगे तो कंट्री का फुटबॉल बहुत आगे चले जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। मैं बहुत सारे प्लेयर ऐसे देखता हूं जो बहुत टैलेंटेड दिखते हैं मुझे, बट उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया। मगर उससे ये चलता पता कि अपने टाइम पे जब वो खेलते होंगे तो कितना टैलेंट होगा, हमने कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया है। या वो प्लेयर अगर सही पाथवे से या सही गाइडेंस से ऊपर आते तो उनको एक अच्छा मौका मिल सकता था। तो हमारा जो टैलेंट है वो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए, हम उसको सपोर्ट करके आगे किसी रास्ते से उसको आगे की तरफ पुश करें ताकि उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। तो बहुत इजी में होना चाहिए, बहुत सारी चीजें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। स्कूल फुटबॉल, ग्रासरूट फुटबॉल, स्पेशली जिस एनजीओ का मैंने नाम लिया था, मृदा एजुकेशन फाउंडेशन, वाईएफसी रुड़का कला और आरकेएम नारायणपुर, ये एनजीओ जबरदस्त लेवल में काम कर रही है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनको देखिए, सपोर्ट कीजिए, और ये रियली में किसी न किसी दिन इंडिया के लिए बहुत बेटरमेंट का काम करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।